वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के बारे में। हम जानेंगे कंपनी का मीनिंग, ठीक है। हम जानेंगे कंपनी का फीचर्स, हम जानेंगे कंपनी के मेरिट्स, डिमेरिट्स और टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी का डेफिनेशन और जानेंगे कि कंपनी का मतलब क्या होता है। तो कंपनी ना एक वर्ड है जो ये कहता है कि अगर कोई संगति में है तो वो कंपनी में है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि चलो मुझे कंपनी दे दो, मुझे वहाँ जाना है तो मुझे वहाँ कंपनी दे दो, मुझे वहाँ जाना है तो मेरे संगत में रहो और मुझे वहाँ ड्रॉप करके आओ, ठीक है। कंपनी का सीधा सा मतलब है संगत, ठीक है। इसको अगर हम लीगल, अगर हम लोग कम, ये तो जो मैंने बताया वो तो नॉर्मल सा मीनिंग था। अगर हम इसको बिजनेस के टर्म में बताएं, अगर मैं इसको बिजनेस के टर्म में बताऊं तो इसका मतलब या तो लीगल एंटिटी हो सकता है या तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। कंपनी को या तो हम लीगल एंटिटी बोल सकते हैं या तो हम इसको ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, एक कंपनी बनाता है, ठीक है। एक कंपनी बनाता है तो इसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका सोल सा मोटिव है प्रॉफिट, कोई दूसरा मोटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व मनी कॉल बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर कंपनी खोला जा रहा है तो उसका प्रॉफिट ही मोटिव होना चाहिए और कोई दूसरा मोटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस, जैसे मैंने बताया कि लीगल एंटिटी है, लीगल स्टेटस होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ इस मेंबर्स, ठीक है। चलो, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि मैं अभी कुछ मीनिंग में कुछ बातें बताऊंगा जो कि ऐसा लगेगा कि यार ये तो फीचर्स में भी वही बातें हैं, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी मतलब मान हाँ कंपनी, ठीक है। और इस कंपनी में जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको या तो मेंबर कहा जाता है या तो ओनर कहा जाता है, ठीक है। या तो मेंबर या तो ओनर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर मतलब क्या हुआ कि कंपनी और मेंबर या फिर उसको ओनर भी कहते हैं, ये अलग है, डिफरेंट है। कैसे? कंपनी, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे हम लोग वी मार्ट में जाते हैं ना, वी मार्ट से सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो जब हमें वो जो रिसीट मिलता है ना, रिसीट जब हम सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के बाद हमें एक रिसीट मिलता है, तो उस रिसीट में क्या ओनर का नाम लिखा रहता है या फिर वी मार्ट लिखा रहता है? वी मार्ट लिखा रहता है ना। इसका मतलब कंपनी अपने नाम पे सामान बेच रहा है ना। अगर अगर कंपनी को सामान परचेज करना होगा तो ये अपने नाम पे ही परचेज करेगा, ये दूसरे के नाम पे परचेज नहीं करेगा, ठीक है। अगर कंपनी को कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करना होगा तो कंपनी अपने नाम पे ही करेगा, ओनर के नाम पे या फिर मेंबर के नाम पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी और मेंबर दो अलग हैं। कंपनी को अगर लोन लेना होगा तो अपने नाम पे लोन लेगा, कंपनी को अगर लोन देना होगा तो वो अपने नाम पे लोन देगा, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे ले लो, ये जा नहीं रहा है, एक मिनट, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने क्या किया है, 100 करोड़ का लोन लिया है, लोन टेकन, ठीक है। और कंपनी ने सिर्फ 20 करोड़ का ही लोन चुकाया है, सिर्फ 20 करोड़ पे ही लोन दिया है, बाकी 80 करोड़ रुपीस बकाया है, अभी दिया नहीं है, ठीक है। और कंपनी डूब गया, तो क्या? तो ये होगा कि जिसने लोन दिया है
वो क्या करेगा, कंपनी को बेच देगा और ये 80 करोड़ रुपए लेगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, इस कंपनी का तो ओनर भी होता है, तो क्या ओनर से भी पैसा लिया जाएगा इस 80 करोड़ रुपए का? तो ओनर का सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाएगा। अगर ओनर ने इसमें 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो सिर्फ ये 10 करोड़ रुपए ही यूज़ किया जाएगा लोन को चुकाने के लिए। ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी को टच भी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी और ओनर दो अलग अलग है। सिर्फ ओनर का इन्वेस्टमेंट ही सिर्फ ओनर का इन्वेस्टमेंट ही जाएगा और कोई दूसरा नहीं जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब भी यही होता है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब ठीक है, तो बात करते हैं कंपनी में जितने भी ओनर्स होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कि जैसे यहाँ पे लोन लिया 100 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए चुका पाया और 80 करोड़ रुपए चुका नहीं पाया। ठीक है, तो ये 80 करोड़ रुपए सिर्फ कंपनी से ही लिया जाएगा और ओनर का सिर्फ इन्वेस्टमेंट जाएगा। ओनर ने जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा सिर्फ वो पैसा ही जाएगा और कोई दूसरा पैसा नहीं जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब लायबिलिटी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक का ही है, पर्सनल प्रॉपर्टी तक का नहीं है। इसी को लिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ना कंपनी में ना एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये होता है कि कंपनी में जो मैनेजमेंट होते हैं, कंपनी में जो मैनेजमेंट होते हैं वो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। क्यों प्रोफेशनल होते हैं? क्योंकि एक तो कंपनी का ना जो कैपिटल है बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा कैपिटल है। ठीक है, अब इतना कैपिटल का अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है तो पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। मान के चलो 1000 करोड़ रुपीज़, 1000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। अब 1000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, अगर मैनेजमेंट अगर लोकल निकला, मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं निकला, इनएफिशिएंट निकला, तो पूरा 1000 रुपीज़ ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो कंपनी क्या करता है, वो सोचता है कि देखो मैंने 1000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना, कि अगर प्रोफेशनल अगर हायर नहीं करूँगा मैनेजमेंट के लिए, पूरा 1000 ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए लोग क्या करता है, या तो एक्सपर्ट को हायर करता है या डायरेक्टर को हायर करता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि इनका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अब मुझे समझ लगता है कि कंपनी का मीनिंग सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? चलो अब जानते हैं कंपनी का फीचर्स। देखो कंपनी का फीचर्स सबसे पहले क्या है? सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? द कंपनी हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी। यहाँ पे कंपनी का खुद का आइडेंटिटी। अच्छा, मैंने ना एक बात बोलना भूल गया यहाँ पे कि कंपनी को भी आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। कंपनी को भी आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। अब सवाल आता है कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न है, अभी मैंने एक बात कहा था कि कंपनी कुछ भी बिजनेस एक्टिविटी करता है तो वो अपने नाम पे करेगा। अगर वो सेल करता है तो अपने नाम पे करेगा, परचेज़ करता है अपने नाम पे करेगा, लोन ले रहा है अपने नाम पे लोन लेगा, लोन दे रहा है अपने नाम पे लोन देगा, एफआईआर दर्ज कर रहा है अपने नाम पे एफआईआर दर्ज करेगा, एफआईआर दर्ज हो रहा है तो कंपनी के नाम पे एफआईआर दर्ज होगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है ना कि हर काम अगर खुद के काम पे ही नाम पे ही कर रहा है, इसका मतलब इसका एक अपना ही आइडेंटिटी है ना? तो इसलिए कहा गया है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि सभी काम इसी के नाम पे हो रहा है। अगर कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कंपनी के नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओनर के नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कंपनी को भी आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए भी, देखो इसमें ना एक और भी खासियत है कि कंपनी का ना एक अपना कॉमन सील होता है। कॉमन सील होता है। कॉमन सील का मतलब होता है एक ठप्पा होता है ना, एक ठप्पा मारा जाता है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है कॉमन सील। ठीक है, तो अब आते हैं फीचर्स में। सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो वही मैं कह रहा था, द कंपनी हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। यही बात मैं बता रहा था ना कि कंपनी का और ओनर का आइडेंटिटी अलग है। कंपनी एंड ओनर आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। ठीक है, इट कैन ओन प्रॉपर्टी। कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी कर सकता है, कंपनी अपने नाम पे केस कर सकता है और इसके नाम पे केस हो भी सकता है। ठीक है, दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी।
लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में तो मैंने बताया, डिटेल में बता दिया है मुझे लगता है। अब क्या बताया था, देखो, शेयर होल्डर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मनी दे हैव इन्वेस्टेड, मतलब शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर्स को हम यहाँ पे मेंबर भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम ओनर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर का अगर मान के चलो कंपनी अगर डूब रही है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर का उतना ही पैसा जाएगा जितना उसने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर उसने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही जाएगा, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर उसे बैंक में जो कैश है वो टच भी नहीं होगा, ठीक है। इसी को लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग मैं फिर से कह दे रहा हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब कंपनी डूब जाती है तो उसका जो ओनर होता है या फिर उसका जो मेंबर होता है, सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट ही यूज़ होता है लोन को चुकाने के लिए, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी का टच नहीं होता है। इसको कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। और इसमें एक और टर्म है अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसको भी मैं समझा देता हूँ, क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, इसने 100 करोड़ का लोन लिया है और चुकाया सिर्फ 20 करोड़ रुपए है और 80 करोड़ रुपए का अभी तक चुकाया नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 80 करोड़ रुपए ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा रहा है, ओनर का अगर पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा रहा है इस 80 करोड़ रुपए को चुकाने के लिए, तो हम उसको कहेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में ओनर का या फिर मेंबर का या फिर शेयर होल्डर का पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जाता है। इन्वेस्टमेंट तो जाएगा, साथ ही साथ उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगा, बैंक में जो कैश अमाउंट है वो भी जाएगा इस लोन को चुकाने के लिए, ठीक है। अगर ये स्थिति होता है तो उस स्थिति में हम जो लायबिलिटी को बोलेंगे कि वो लायबिलिटी अनलिमिटेड था, इसकी वजह से उसका पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा गया है, ठीक है। अगर लिमिटेड होता तो सिर्फ और सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट तक ही जाता, ठीक है। तो ये रहा लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या है? शेयर्स कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड स्पेशली इन पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी में 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं। अब हो सकता है इस 100 मेंबर में से बहुत सारा ऐसा मेंबर है जो कंपनी छोड़ के चला जाएगा और बहुत सारा ऐसा मेंबर है जो कंपनी में आएगा। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इस कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स जाएगा और बहुत सारे मेंबर आएगा भी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है बहुत सारा मेंबर मर गया, हो सकता है बहुत सारे मेंबर बीमार पड़ गया, हो सकता है बहुत सारा ऐसा मेंबर है जो मेंटली इनस्टेबल हो गया, वो उस लायक नहीं है कि वो मेंबर बन सके। तो उस स्थिति में भी कंपनी चलता रहेगा, तो उसको कहा जाता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब लार्ज कैपिटल के बारे में मैंने बताया कि कंपनी का कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्परेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। जैसे भी हम लोगों ने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कंपैरेटिवली इन लोगों से ज़्यादा कैपिटल होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये लार्ज कैपिटल है। और एक दूसरा बात ये है ना कि कंपनी खोलने के लिए ना हम पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं शेयर्स बेचकर। इट कैन रेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय सेलिंग शेयर्स टू मेनी पीपल, ठीक है। नेक्स्ट ये है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैंने बताया कि एक्सपर्ट है, जैसे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को हायर किया जाता है कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि इनका कैपिटल बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट यहाँ अलग है। हम लोगों ने पढ़ा था ओनर एंड कंपनी आर सेपरेट, ना, यहाँ पे ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। हो सकता है जो ओनर है वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, या फिर उनका जो मैनेजमेंट का जो वोटिंग है वो कम है,
वोटिंग तो वैसे इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है उसमें वो थोड़ा कम है, ठीक है। तो ओनर एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट, सो ओनर्स एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट पीपल। कॉमन सील मैंने बताया था ना, द कंपनी हैज़ एन ऑफिशियल सिग्नेचर यूज्ड ऑन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये था फीचर्स। अभी देखोगे ना तो कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो हम लोगों ने मेरिट में डिस्कस किया है, ठीक है, और कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो हम लोगों ने फीचर्स में डिस्कस किया है। अभी कुछ पॉइंट ऐसा भी होगा जो हम लोग मेरिट में भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि लार्ज कैपिटल, जैसे कि कॉन्टीन्यूटी, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जैसे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखोगे तो ये सब का सब पॉइंट्स क्या है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। लार्ज कैपिटल क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, ओनर्स डू नॉट रिस्क देयर पर्सनल मनी, दे ओनली लूज व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड। मतलब कंपनी में जितना ओनर का या फिर शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वही जाता है, उनका पर्सनल मनी नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, उनका पर्सनल मनी का कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल क्या है, द कंपनी कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम पीपल, सो बिग प्रोजेक्ट्स आर पॉसिबल। कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ क्या है, द कंपनी डज नॉट स्टॉप इफ ओनर्स चेंज और डाई। कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसका जो ओनर है, उसका शेयर होल्डर्स है, उसका मेंबर्स है, आ रहा है, जा रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मर रहा है, जी रहा है, मेंटली पागल हो रहा है कि बीमार पड़ रहा है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कंपनी चलता रहेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। द शेयर्स कैन बी इजीली सोल्ड और ट्रांसफर्ड, सो इन्वेस्टर्स कैन एग्जिट एनी टाइम। प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि एक्सपर्ट्स आर हायर्ड। एक्सपर्ट्स मतलब यहाँ पे डायरेक्टर है और मैनेजर है, ठीक है, डायरेक्टर और मैनेजर है बिजनेस को चलाने के लिए। रिस्क इज शेयर्ड। मान के चलो अगर कंपनी में 1,000 रुपये का नुकसान हो गया और 100 लोग हैं, 100 ओनर है, तो हर कोई अब शेयर को हर कोई लॉस को शेयर कर लेगा, अपना अपना रेशियो पे हर कोई लॉस को शेयर कर लेगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग है ना, जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी है उसके हिसाब से लॉस को भी वो लोग शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरिट। अब आता है डीमेरिट। डीमेरिट क्या होता है, सबसे पहले तो ये है कि डीमेरिट में एक बात बताऊंगा कि कंपनी को खोलने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। पेपर वर्क तो होता है, साथ ही में आप गवर्नमेंट वर्क भी बहुत हो जाता है। अभी तो खैर फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, पहले के टाइम पे ना 6 मंथ या साल भर भी लग जाता था। दिक्कत ये होता है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जाओ ना तो लोग एक दिन में जो काम होना है उसको 4 दिन 5 दिन लगा देते हैं उसको करने में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और दूसरा चीज़ ये पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके वजह से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको फॉर्म करना। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया कि कंपनी में ना ओनर होता है या शेयर होल्डर वो बहुत ज़्यादा होता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। अब इतने लोगों को अगर कंपनी के बारे में पता है, कंपनी का प्लानिंग के बारे में पता है, तो उसका सीक्रेट क्या रहेगा, वो बातें तो बाहर तक जाएगा। इसलिए कंपनी का सीक्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई भी बात सीक्रेट नहीं रख सकता है, लेकिन बहुत टफ होता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। जितना ज़्यादा लोग होगा डिसीजन मेकिंग उतना ही स्लो होगा, क्योंकि देखो अप्रूवल तो सभी से लेना पड़ता है ना। मान के चलो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 है, मेंबर में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो यही लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी डिसीजन लेना है तो इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तो अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। जब अप्रूवल 10 लोगों से लेना है तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही होगा। तो इतना जल्दी कोई किसी भी चीज़ पे डिसीजन नहीं ले सकता है कंपनी में, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत स्लो है। बहुत स्लो है नहीं कह सकते कि ये स्लो है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, देखिए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। इसमें इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो मैनेजमेंट में है बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्स, हो सकता है वो ओनर के इंटरेस्ट के साथ काम ना करें। जैसे एक आदमी है, ओनर है, अगर वो ओनर बन के काम करेगा तो वो अपना 100% देगा, लेकिन अगर वो एज एन एम्प्लॉय बन के काम करेगा तो वो उतना 100% इंटरेस्ट नहीं देगा। तो इसलिए कहा गया है कि अगर ओनर है, देखो ओनर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, ठीक है, तो ये एज एन ओनर यहाँ पे काम नहीं करेगा, एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि इसको सैलरी भी मिलेगा। एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो जब ये एज एन एम्प्लॉय काम करेगा तो उतना 100% नहीं दे सकता है जितना कि एक ओनर बन के काम करेगा। यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय बन के काम करेगा और यहाँ पे वो ओनर बन के काम करेगा। तो जब ये ओनर बन के काम करेगा तो वो अपना 100% दे सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ओनर बन के काम नहीं कर सकता है ना, एज एन एम्प्लॉय बन के काम करेगा, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ वही मेंबर नहीं है, बाकी और भी 10 लोग होंगे। तो ये 10 के 10 लोग हो सकता है ओनर हो, लेकिन क्योंकि एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है तो एज एन एम्प्लॉय ही काम करेगा, और एक एम्प्लॉय 100% नहीं दे सकता है, दे नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि देता है, बहुत सारे लोग देते भी है, लेकिन यहाँ पे ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये अपने पावर का मिसयूज़ कर सकता है। हो सकता है ये फ्रॉडिंग एक्टिविटीज़ में काम आ जाए, मतलब हो सकता है फ्रॉडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, है ना। तो पावर का भी मिसयूज़ हो सकता है, फिर फ्रॉडिंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसलिए रिस्क ऑफ मैनेजमेंट है, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैवी कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है और हाई कॉस्ट है। लीगल फीस, जब फॉर्मेशन होता है तो लीगल फीस लगता है, फिर ऑडिट होता है, ऑडिट में तो और भी खर्च होता है, ठीक है। तो ये सब था डीमेरिट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी में। टाइप ऑफ कंपनी बेसिकली दो है, बहुत सारे, लेकिन दो डिस्कस करने वाले। एक प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और दूसरा पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब बताओ प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट इंडिविजुअल से चलता है और इसका मेंबर मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 200 होना चाहिए। कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए और किसी भी प्राइवेट कंपनी के नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। जैसे कि ABC, ये एक प्राइवेट कंपनी है तो इसके नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड होना ही चाहिए। मान के चलो DKC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड लगता है, ठीक है। देखते हैं कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या है। A private company is a business that is owned by a small group of people and whose shares are not traded on a public stock exchange, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी एक मतलब ओबियसली एक जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग मिलते हैं एक साथ, ठीक है, और वो कोशिश करते हैं कि एक इससे बिजनेस स्टार्ट करें। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जब एक कंपनी बन जाता है तो इसका शेयर्स को पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया जाता, तो इसका शेयर्स को पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेचा जाता है या फिर सेल भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अ कॉमन फॉर्म इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गवर्नड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो प्राइवेट कंपनी का मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, कम से कम 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए और नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड होना ही चाहिए, ठीक है। और इसके आते हैं पब्लिक कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं, उसको हम पब्लिक कंपनी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पब्लिक कंपनी इज़ अ बिजनेस हुज शेयर्स आर अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक एंड आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी का शेयर्स को ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक पब्लिक कंपनी का मेंबर कम से कम 7 होना चाहिए, कम से कम 7 होना चाहिए, और कोई इसका कोई लिमिट नहीं है, 200, 300, 400 भी होना चाहिए, और इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होना ही चाहिए, ठीक है। और पब्लिक कंपनी के नाम में आखिरी में लिमिटेड होना चाहिए। जैसे कोई एक पब्लिक कंपनी है जैसे BSNL, मान के चलो ऐसा पब्लिक कंपनी है, तो इस पब्लिक कंपनी के नाम में लिमिटेड आना चाहिए, LTD आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी के नाम के आखिरी में अगर लिमिटेड आता है तो मान के चलो वो पब्लिक कंपनी है। और किसी भी कंपनी का शेयर्स
को अगर स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो उसको मान के चलो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, नहीं तो वो प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा है पांच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है ना, 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है हम लोगों ने। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें चूज़ करना होगा ना पांचों में से एक, तो क्या क्राइटेरिया होगा कि हम चूज़ करेंगे, ठीक है, क्या फैक्टर्स है जिसको हम कंसिडर करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस करना है, या फिर जॉइंट स्टॉक करना है, फिर पार्टनरशिप करना है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी करना है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिसाइड करने में हेल्प करता है, वो हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले अगर हम देखने वाले हैं कि कितना खर्च होगा कंपनी को स्टार्ट करने में, कितना खर्च होगा बिज़नेस को स्टार्ट करने में, और क्या इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में ज़्यादा दिक्कतें आएगी या नहीं आएगी, ये भी हम देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे ईजीएस्ट क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं है, और खर्च भी बहुत कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट है लायबिलिटी। हम ये भी देखने वाले हैं कि लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है या अनलिमिटेड लायबिलिटी है। It means the risk of loss borne by the owner. In some forms, liability is unlimited, while in companies limited. It is limited. ठीक है। तो बात करते हैं लायबिलिटी का, तो हम ये देखेंगे कि कंपनी में मतलब ओनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है। लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूटी, अगर हम बात करते हैं कंपनी में, तो कंपनी में तो कॉन्टिन्यूटी होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है ना। लेकिन हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कॉन्टिन्यूटी होता नहीं, जैसे ही ओनर मर गया बिजनेस भी बंद हो जाता है ना। यहाँ भी वही लिखा है, कंपनी हैव हाई कॉन्टिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट। मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर हमें ये भी देखना है, देखो अगर हाई लेवल का मैनेजमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी, स्किल्ड, ये सब स्किल्ड एम्प्लॉय लेना पड़ेगा, एफिशिएंट स्किल लेना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हाई सैलरी चाहिए। तो अगर ये देखना है कि जो बिज़नेस को करने वाला है तो उसमें मैनेजमेंट स्किल कितना चाहिए, या फिर उसके खुद के पास मैनेजमेंट स्किल कितना है ना। तो उसके बेसिस पे भी वो, आधार पे भी वो डिसाइड कर सकता है। जैसे लिखा हुआ है, दिस डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड एफिशिएंसी of those managing the business, right? So large businesses needs professional managers, मैंने बताया अभी। कैपिटल कंसिडरेशन मतलब कितने रुपए लगेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने में, ये भी मैटर, ये तो बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर कम पैसे है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर अरबों रुपए है तो कंपनी। डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर एक ओनर है तो डिग्री ऑफ कंट्रोल 100% है, 2 ओनर है तो 50% है, या फिर शेयर हो जाएगा। ओनर मतलब जितना ज़्यादा ओनर बढ़ते जाता है उतना डिग्री ऑफ कंट्रोल घटते जाता है, ठीक है। अगर एक आदमी है तो उसका 100% कंट्रोल है, 2 आदमी है तो घट जाएगा, 3 आदमी तो और घट जाएगा, 4 आदमी है तो और घट जाएगा, है ना। सो इट मीन्स हाउ मच डिसीजन मेकिंग पावर द ओनर है। सोल प्रोप्राइटर हैव फुल कंट्रोल वाइल कंपनी शेयर कंट्रोल। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस कैसा है, स्मॉल है, लार्ज है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है ना, कि कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचना है या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स बेचना है, इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ तक था कंपनी के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने जो डिस्कस किया है आज, कंपनी का फीचर्स डिस्कस किया है, कंपनी का मेरिट्स डिस्कस किया है, कंपनी का डीमेरिट्स और टाइप्स ऑफ कंपनीज भी डिस्कस किया है, और चॉइसेस ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।